नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, हम लोग राजनीति विज्ञान पढ़ रहे थे और हमारा फोकस जो था पीजीटी के लिए था, पॉलिटिकल साइंस में। नागरिक शास्त्र का जो पेपर हम लोग अभी पढ़ रहे थे, इसमें हमने देखा था, हमने पूरा सिलेबस देखा था और सिलेबस के बाद हमने दो महत्वपूर्ण जो पाठ्यक्रम में हमारे चैप्टर थे, यूनिट थी, उनको हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम तीसरे यूनिट की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसका नाम है राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत। जैसे मैंने बताया था कि हमने जब सिलेबस को बांटा था, तो सिलेबस को जब बांटा था हमने, तो सिलेबस को बांटने के बाद मैंने 3 पार्ट में बांट दिया था सिलेबस को। एक में था राज्य से संबंधित जितनी भी विचारधाराएं हैं, एक में था कि राज्य से संबंधित जितनी भी संबंधित चीजें हैं, राज्य की परिभाषा, क्षेत्र, प्रकृति, राजनीति विज्ञान क्या है, ये सारी चीजें थी। इसी में एक चीज था संप्रभुता और राज्य के उत्पत्ति के सिद्धांत, जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसके बाद हम लोग दूसरा यूनिट उठाएंगे, जिसमें राज्य से संबंधित विभिन्न अवधारणाएं होंगी, स्वतंत्रता, लोकतंत्र, समानता, न्याय, विधि एवं दंड का सिद्धांत। और तीसरा होगा जिसमें हम फांसीवाद, आदर्शवाद, व्यक्तिवाद, ये सारी चीजें, समाजवाद, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत। देखिए, अगर हम बात करें राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत की, तो राज्य की जो उत्पत्ति हुई है, इसके बारे में बहुत सटीक जानकारी ले पाना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि आपको पता है कि राज्य एक संगठन है, ठीक है, इतना तो हम लोग जान चुके हैं, जो समाज के बीच का ही एक संगठन है। अब जैसे इसके बारे में कोई खोज कीजिए, तो आप क्या करेंगे, जो प्राचीन समय के ग्रंथ हैं, खासकर जो प्राचीन समय की पुस्तकें मिलती हैं, ज्यादा प्राचीन है, वो धार्मिक ग्रंथ हैं। और उसके बाद आधुनिक समय में ढूंढने जाए तो इतिहास के जो लेखन के कार्य हैं, वहां पे ये सारी चीजें मिलती हैं। इसी संबंध में गिलक्राइस्ट का स्टेटमेंट है, इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है। जो स्टेटमेंट होते हैं जनरली आपको पता ही है कि पेपर में खूब आते हैं, इस पेपर का नेचर ही यही है। उन्होंने बोला था गिलक्राइस्ट ने कि यदि आप पता करने जाएं, ठीक है, यानी कि उनका है कि यदि राज्य की उत्पत्ति के बारे में जानकारी प्राप्त करना है, तो इसके लिए आपको इतिहास का सहारा लेना पड़ेगा। और जहां पे इतिहास मौन हो जाता है, वहां पे कल्पनाओं का सहारा लेना पड़ेगा। यानी कि राज्य का अस्तित्व कब आया, इसके लिए इतिहास जो है एक प्रमुख स्रोत है। राज्य के अस्तित्व की जानकारी इतिहास के द्वारा होती है। और जहां पर इतिहास मौन होता है, जहां पर इतिहास मौन होता है, वहां पर हम लोग क्या करते हैं, वहां पर कल्पनाओं का सहारा लेते हैं। कल्पनाओं का सहारा लेते हैं या लेना पड़ता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आप लोग देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आप लोग को समझ में आएगा, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने लिख भी दिया। तो एक चीज, जब हम इसके सिद्धांत देखेंगे, वेरियस सिद्धांत है, बहुत से सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों में कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा और कुछ ना कुछ राज्य का जो डेवलपमेंट हुआ है उनमें आंशिक सत्यता भी है। कुछ कल्पनाओं पर आधारित है, कुछ तथ्य पर आधारित है, कुछ अन्य चीजों पर आधारित है, जैसे धार्मिक ग्रंथों पे। तो अब बात ये आती है कि धार्मिक जो ग्रंथ है, सब ऐसा नहीं कि मात्र एक धर्म से ये चीजें आ रही हैं, सारे धर्मों से आ रही हैं। तो इसमें बहुत से फैक्ट की कमी रहती है, बहुत सी समानताएं नहीं रहती, उन सारी चीजों को हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं कि कौन कौन से सिद्धांत हमको बेसिकली पढ़ने हैं। मैं आपको समझाते जा रहा हूँ। राज्य की उत्पत्ति के ये जो सिद्धांत है आपके सामने, 6 सिद्धांत, बेसिकली जो मार्क्सवादी सिद्धांत है, आपको जब राजनीति विज्ञान जब आप पढ़ेंगे यहाँ पे पूरा का पूरा राजनीति विज्ञान, तो 2 ही विचारधाराएं आपको पढ़नी है। एक तो उदारवाद पढ़ना है, और उसके संबंध में, ठीक है, यहां पे मार्क्सवाद है। अपने सिलेबस में इस चीज को याद रखिएगा, उदारवाद और मार्क्सवाद। बेसिकली उदारवाद पढ़ेंगे, फिर उसका विरोध करता हुआ मार्क्सवाद दिखेगा, फिर मार्क्सवाद के दृष्टिकोण से देखेंगे। जनरली 2 दृष्टिकोण से ही आपको सारी चीजें पढ़नी है अपने सिलेबस में। तो यहाँ पे अंतिम में इसीलिए जो है आपको मार्क्सवाद हर जगह कहीं ना कहीं मिलेगा, और मार्क्सवाद सरल है भी। ठीक है, हमने अभी मार्क्स को पढ़ा नहीं है, लेकिन मार्क्सवाद यहाँ पे जितना जरूरी है, क्योंकि मार्क्सवाद काफी डिटेल में, इसका पूरा चैप्टर ही है, तो बार बार उस चीज को नहीं पढ़ा सकते। और मैंने शुरू में ही बोला था पहले लेक्चर में कि यदि
आप जो है पॉलिटिकल साइंस का ये विचारक वाला और चिंतक वाला सिद्धांत का जो प्रॉब्लम सॉल्व करना चाह रहे हैं, प्रश्नों को सॉल्व करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए सिद्धांत भी आपका तैयार होना चाहिए और चिंतक भी, क्योंकि बिना सिद्धांत और चिंतक के जो है आप समझ ही नहीं पाएंगे कहां से प्रश्न आए। जैसे अभी आज ही हम लोग पढ़ेंगे तो एक सिद्धांत आता है सामाजिक समझौते का सिद्धांत, ठीक है, राज्य की उत्पत्ति का समझौते का सिद्धांत। अब समझौते के सिद्धांत में आपको बहुत कुछ पढ़ना है, लेकिन उसमें 3 विचारक हैं, हॉब्स, लॉक, रूसो, ठीक है। तो हॉब्स, लॉक, रूसो को आपको चिंतन में भी पढ़ना है और वहां बहुत डिटेल से पढ़ना है। राज्य की उत्पत्ति के संबंध में जो उनके वो तो विचार हैं, ठीक है, उदारवादी विचारक हैं, इसलिए आपको पढ़ना है वहां पे। लेकिन यहाँ पे भी है, तो चीजें जब घुल मिल के चलेंगी तो आप सेपरेट नहीं कर सकते कि आपने सिद्धांत पढ़ा राज्य की उत्पत्ति का तो हॉब्स, लॉक, रूसो को नहीं पढ़ा, और वहां पे जब हॉब्स, लॉक, रूसो को पढ़ेंगे तो वहां पे और डिटेल समझ में आएगी। ऐसे यहाँ पे मार्क्सवाद है तो मार्क्सवाद नहीं पढ़ना, मार्क्सवादी विचार क्या कहता है राज्य की उत्पत्ति में, इतना मात्र पढ़ना है। लेकिन जब आप पूरी तरह से मार्क्सवाद को पढ़ेंगे और समझेंगे तो ये आपका और एनहेंस हो जाएगा नॉलेज। तो यहाँ पे अलग नहीं कर सकते आप दोनों चीजों को, तो इस चीज को समझ के चलिएगा, ये चीज हमको पढ़ना है। तो अब इसके संबंध में जो राज्य की, अच्छा, राज्य की उत्पत्ति के जो सिद्धांत दिए गए इसमें भी मैं पहले बता दूं, 2 सिद्धांत हैं। देखिए मैंने बताया कि समाज जो है, समाज और राज्य दोनों अलग अलग संगठन है, मतलब कि एक ही नहीं है। एक पहले माना जाता था, समाज पहले आया उसके बाद राज्य आया। जैसा कि आपको मैकाइवर का स्टेटमेंट पता होगा या नहीं पता है तो मैं बता देता हूं। मैकाइवर बोलते हैं कि पहले रक्त संबंध समाज को जन्म देता है और समाज जो है राज्य को जन्म देता है। रक्त संबंध का तात्पर्य परिवार से है, ठीक है। यानी कि पहले क्या थे, छोटे छोटे कबीले थे, परिवार थे, वो इकट्ठा हुए, कबीले बने, कबीलों से जो है कई कबीले एक हुए और अपने रक्षा की भावना से जुड़े रहे, तो फिर जनपद का निर्माण हुआ, फिर कई जनपद जब एक हुए तो राज्य का इस तरह से निर्माण होता चला गया। ये मैकाइवर का स्टेटमेंट बहुत बार पेपर में आया भी है, इसको मैं आगे लिखा दूंगा आपको। तो राज्य की उत्पत्ति के संबंध में ये सिद्धांत आपको पढ़ने हैं। कौन कौन से हैं? पहला आपका है राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत। इसको दैवीय सिद्धांत, धार्मिक सिद्धांत भी बोल सकते हैं। डिवाइन ऑरिजिन बताता है स्टेट की, कि राज्य कैसे अस्तित्व में आया, पहले कैसे लोग रहते थे। उसके बाद आता है राज्य की उत्पत्ति का शक्ति का सिद्धांत, ठीक है। ये दैवीय सिद्धांत सभी धर्मों में अलग अलग है। शक्ति का सिद्धांत या युद्ध का सिद्धांत, इसका मानना है कि जो राजा या राज्य की उत्पत्ति हुई है वो युद्धों के माध्यम से हुई है, जो बलशाली रहा है उसी ने शासन किया है, ठीक है। तो फोर्स थियरी इसको बोलते हैं। अब यहाँ पे फोर्स थियरी और स्टेट ऑरिजिन की जो है वो ये डिस्क्राइब करता है। ये काफी अच्छा, ये जो यहाँ पे एक ये सिद्धांत है आपका राज्य की उत्पत्ति का युद्ध का सिद्धांत, और दूसरा आता है युद्ध उत्पत्ति का परिवार का सिद्धांत, यानी कि राज्य की उत्पत्ति का परिवार का सिद्धांत, या इसको रक्त संबंध का सिद्धांत भी कहीं कहीं मिलता है आपको, तो कंफ्यूज मत होइएगा। रक्त सिद्धांत, ठीक है, ब्लड रिलेशन, यानी कि परिवार को दिखाता है, वंश को दिखाता है। तो यहाँ पे भी है 2 चीजें हैं, ठीक है। वंश को कैसे दिखाएगा, पिता से, माता से। कहीं कहीं आपको देखिए इसमें वेरिएशन भी है। इसमें एक पितृसत्तात्मक समाज है, एक मातृसत्तात्मक समाज है। कहीं कहीं आप जब पढ़ेंगे किताबों में तो आपको हो सकता है कि परिवार या रक्त संबंध की जगह आपको लिखा मिले पितृसत्तात्मक और राज्य सत्तात्मक, मातृसत्तात्मक। तो यही जो हम लोग यहाँ पे 6 पढ़ रहे हैं वहां पे 7 हो जाएगा, एक और इसी में डाल देगा। लेकिन हम लोग परिवार की जो उत्पत्ति का सिद्धांत है इसी के तहत हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं ना, कि राज्य का जो उद्भव हुआ वो ये मानता है कि कैसे हुआ, ये मानता है कि इसका उद्भव जो हुआ वो परिवार से हुआ, ये मानता है कि शक्ति से। इसमें कॉमन क्या है, ये 2 जो सिद्धांत हैं प्रमुख रूप से राज्य की उत्पत्ति का, ये दैवी उत्पत्ति का और परिवार की उत्पत्ति का, ये जो सिद्धांत है मूल रूप से इनका क्या है कि ये समाजशास्त्रीय सिद्धांत है, राजनीति विज्ञान के प्रमुख सिद्धांत नहीं है। समाजशास्त्रीय सिद्धांत है, राजनीति विज्ञान के सिद्धांत ही, तो इसलिए पेपर में बहुत कम आता भी है, आएगा ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, बहुत कम क्वेश्चन होंगे। और दूसरी चीज ये समाजशास्त्र को, समाज को केंद्र में मान के काम करता है, राज्य को नहीं ना। तो इस कारण से जो है ये थोड़ा सा यहाँ पे इस चीज को आप लोग समझते रहिएगा। इस तरह के भी प्रश्न आ सकते हैं आपसे। दूसरा आता है यहाँ पे इसके बाद जो माने कि चौथा आता है कि राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौते का सिद्धांत या यंत्रीय सिद्धांत। इसको यंत्रीय सिद्धांत इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये यंत्र की भांति काम करता है। कैसे? सामाजिक समझौते का सिद्धांत यहाँ पे बताता है कि लोगों ने पहले राज्य नहीं था, अनैतिकता चारों तरफ व्याप्त थी, ठीक है, और मतलब अलग अलग विचार थे। तो कुछ लोग बोलते हैं बहुत अच्छा माहौल था, कुछ लोग बोलते हैं जानवरों के तरह पशुवत मानव रहता था, ठीक है, अपनी सुरक्षा के लिए, और इसलिए जो है समझौता आपस में करके राज्य का सृजन करते हैं। कुछ लोग बोलते हैं, जैसे खासकर लॉक की बात है, हॉब्स बोलते हैं कि पशुवत स्थिति थी ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली स्थिति थी, माइट इज राइट वाला, कि बल ही सही, जिसके पास पावर है वही कर रहा है,
ठीक है। उसके बाद लॉक बोलते हैं कि सब लोग अच्छे थे लेकिन व्यवस्थित चीजें नहीं थी, इसलिए जो है सब लोग ने मिलकर समझौता किया, एक संगठन अस्तित्व में आया जिसको राज्य की जो है उत्पत्ति का सिद्धांत बोलते हैं। सामाजिक यंत्रवत क्यों है? क्योंकि ये यंत्र की बात करता है, सीमित सरकार का कॉन्सेप्ट यहीं से आता है, जॉन लॉक ने दिया था, ठीक है, कि जितना काम बोला जाएगा, मशीन क्या है, जितना काम बोला जाता है, जितना आप पुश करते हैं, जितना जैसे होता है ना खिलौने में जितनी चाबी भरेंगे उतना ही चलेगा, जितना डायरेक्शन देंगे तो मशीन तो वही करती है, तो जितना आदमी चाहेगा उतना करेगा, आदमी के ऊपर शासन नहीं करेगा। ये आदमी की व्यवस्था के लिए, व्यक्ति की, समाज की और नागरिकों की सुरक्षा और व्यवस्था के लिए होगा। उसके बाद आता है आपका ऐतिहासिक सिद्धांत, विकासवादी सिद्धांत या क्रमिक या वैज्ञानिक सिद्धांत बोलते हैं इसको। ये दो सिद्धांत खासकर अगर आप देखें तो ये उदारवादी व्यवस्था से संबंधित है। किससे संबंधित है? उदारवादी व्यवस्था से, ठीक है, जो राजनीति सिद्धांत में हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि सामाजिक समझौते का सिद्धांत, उदारवाद, सारी चीजें हम लोग आगे समझेंगे, बस थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, जब ये आपका पूरा कंप्लीट होगा, रिवीजन आप करेंगे तब आपको आनंद आएगा। विकासवादी सिद्धांत ऐतिहासिक, ये आपका है कि ये थोड़ा सा तथ्यात्मक है, वैज्ञानिक है। देखिए इतिहास क्या है, इतिहास की अगर हम बात करें तो इतिहास थोड़ा सा वैज्ञानिक है। क्यों वैज्ञानिक माना जाता है? इतिहासवादी, जो इतिहासवादी उपागम है या हिस्टोरिकल अप्रोच है लर्निंग का, वो थोड़ा सा साइंटिफिक इसलिए हो जाता है क्योंकि वो फैक्ट पे काम करता है, ठीक है, यानी कि जितनी चीजें फैक्ट में हैं आपके पास, उसी आधार पर ये चीजें काम करेंगी। तो यानी कि कुछ भी ना तो कपोल कल्पना है ना तो कुछ और है, जितना फैक्ट है उस पर बात होगी कि अच्छा ये प्रूफ मिल रहा है तो ऐसे हुआ, ये प्रूफ मिल रहा है तो ऐसे हुआ, ठीक है, तो इस आधार पर ये काम करेगा। अंतिम में आता है मार्क्सवादी सिद्धांत, इनका अलग ही सिद्धांत है, ठीक है, ये बोलते हैं कि समाज में दो वर्ग थे, एक दूसरे का शोषण करते थे और इस हिसाब से चीजें चली। आइए डिटेल में देखते हैं, अभी तो समझाया मैंने। तो अभी सबसे पहले हम लोग देखेंगे राज्य की उत्पत्ति का दैवी सिद्धांत, डिवाइन ऑरिजिन ऑफ स्टेट, कैसे राज्य की उत्पत्ति का। तो ये सबसे प्राचीन सिद्धांत है और लगभग सभी धर्मों में पाया जाता है, क्योंकि प्राचीन समय में अगर आप देखें तो जो पुस्तकें हैं ज्यादातर धार्मिक पुस्तकें ही उपलब्ध होती हैं और प्राचीन समय में लिपि का उतना उपयोग होता नहीं था, और खासकर भारत जैसे देशों में तो जो श्रुति परंपरा रही है, बाद में जो है लेखन परंपरा आई है। तो यहाँ पे और जहां जहां जैसे कि आप देखेंगे जो इतिहास को बांटते हैं, प्रौग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, तो जनरली क्या है कि प्रौग ऐतिहासिक काल का तात्पर्य वहां पे क्या हो जाता है कि जैसे आप देखेंगे जो लिपियां हैं, ठीक है, और आद्य ऐतिहासिक काल बेसिकली कुछ जगह तो लिपियां मिली ही नहीं, कोई साक्ष्य नहीं मिलते। उसके बाद जो प्रौगैतिहासिक काल है वहां पे क्या है कि जो लिपियां हैं वो पढ़ा नहीं जा सका है, ठीक है, यानी कि आप रीडिंग नहीं कर पाए हैं, लेकिन जैसे कि संदेह घाटी की सभ्यता जो है वहां पे लिपि तो मिली है लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सका है। तो जो लेखन शैली है उसी के साक्ष्य के आधार पर ही चला जा सकता था, और जो हमें आधुनिक समय में मिली है वो धार्मिक लिपियां ही प्राचीन समय की है जो पढ़ी जा सकती है। अब ये उत्पत्ति का सिद्धांत इसीलिए भी सबसे प्राचीन है, कई बार पेपर में है कि सबसे प्राचीन सिद्धांत उत्पत्ति का, राज्य की उत्पत्ति का कौन सा है, ठीक है। तो राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन सिद्धांत जो है मुख्य रूप से कौन सा है आपका, माफ कीजिएगा ये दूसरी स्लाइड खुली थी। तो राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन सिद्धांत दैवी सिद्धांत अथवा धार्मिक सिद्धांत है, सबसे प्राचीन सिद्धांत है। अच्छा, इसका मतलब क्या है दैवी सिद्धांत या दैवी क्यों मान रहे हैं इसको? क्योंकि इसका मानना है कि राज्य का जो सृजन हुआ है, ठीक है, राज्य की जो उत्पत्ति हुई है, राज्य की उत्पत्ति किसके द्वारा की गई है? ईश्वर के द्वारा। राज्य की उत्पत्ति ईश्वर के द्वारा की गई है, ठीक है। तो यहां पे इसी कारण से माना जाता है कि ये राज्य की उत्पत्ति का दैवी सिद्धांत है, यानी कि राज्य ने को डायरेक्ट किसने बनाया? ईश्वर ने बनाया। अच्छा, ऐसा मात्र एक धर्म नहीं कहता। हम शुरुआत करें अगर जो है बाइबिल से, तो बाइबिल बोलती है कि भैया मध्यकाल में और जो समय रहा है उसमें जो है राज्य की उत्पत्ति का, राज्य को और पोप को, चर्च को, धर्म को राजा नहीं बनाया है, ईश्वर नहीं बनाया है। दो तलवारों का सिद्धांत हमने डिस्कस किया था। उसके समय अगर आप देखें तो भारतीय धर्म में भी जो है ये चीजें मिलती है, मनुस्मृति हो गई, ठीक है, मत्स्य पुराण हो गया, महाभारत हो गया ना, शांति पर, भीष्म पर में ये चीजें मिलेंगी आपको, कौटिल्य का अर्थशास्त्र हो गया। तो इस तरह से चीजें आपको यहाँ पे मिलती जाएंगी। इसके बाद आप देखें यहूदियों का जो इजराइल में है वो उनका है कि ओल्ड टेस्टामेनी में भी यही सिद्धांत मिलता है, ठीक है। अरब में, इस्लाम में भी ऐसे सिद्धांत मिलते हैं कि राज्य को जो है ईश्वर ने बनाया है। और इसके बाद इससे होता क्या है? बेसिकली जब राज्य का सृजन ईश्वर करता है, एक चीज ध्यान से समझिएगा, सबसे बड़ी बात है यहाँ पे फिलॉसफी समझिएगा, ठीक है, ये बात उतने तक तो ठीक है। जैसे अगर आप आधुनिक समय में आए, ठीक है, तो पार्लियामेंट में जो मंत्रिपरिषद होता है, ठीक है, वो अपना इस्तीफा किसको देता है, त्याग पत्र किसको देता है, या किसके प्रति जिम्मेदार होता है? जाहिर सी बात है जहां से उसकी नियुक्ति हो रही है, ठीक है, जहां पे
वो शपथ ले रहा है, जो उसके प्रोसेस में है उसके प्रति वो जिम्मेदार होगा। ठीक है, सामूहिक उत्तरदायित्व होता है संसद के प्रति लोगों का। तो इसी प्रकार से जब राजा की उत्पत्ति ईश्वर ने की है, राजा और राज्य अलग नहीं थे। कई बार राज्य को ही राजा और राजा को ही राज्य बोला जाता था। जैसे लुई 14वें ने बोला कि मैं ही राज्य हूं। उसके जो लेखक थे उस समय ब्रुस्वे थे। ठीक है, 14वीं शताब्दी में फ्रांस के लेखक, फ्रांस के राजा थे लुई 14वें। उनका मानना था कि उन्होंने खुद ही बोला कि मैं ही राज्य हूं। ठीक है, जेम्स प्रथम थे इंग्लैंड के, वो तो बोलते हैं कि राजा लोग ईश्वर की मतलब प्रतिमा है। यहाँ पे ईश्वर मतलब वो ईश्वर ने ही उनको प्रतिबिंब के रूप में यहाँ पे सृजित किया है, मतलब वो उनका एक ऐसा स्टेटमेंट था। तो यहाँ पे आप समझिएगा कि जिसने जिसको बनाया है, जब राजा को किसने बनाया, ईश्वर ने बनाया है। राज्य को किसने बनाया, ईश्वर ने बनाया। तो अपने कार्यों के प्रति अच्छे कार्य करे या बुरे कार्य करे, अपने कार्यों के प्रति वो जिम्मेदार किसको होगा, जनता के प्रति होगा? बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पे मेन फिलॉसफी यही है, इस सिद्धांत का फिलॉसफी यही है कि जनता जो है किसके प्रति, मतलब राजा किसके प्रति अपने कार्यों के लिए जिम्मेदार होगा, तो ईश्वर के प्रति होगा। ठीक है, ईश्वर के प्रति जिम्मेदार है, जनता के प्रति नहीं। उसको जो करना है वो करे, वो जवाब सिर्फ किसी को देगा तो देगा, वो है ईश्वर ना। और सबसे बड़ी बात यहां पे आती है कि जनता के प्रति उसका कोई उत्तरदायित्व नहीं बनता। जनता को मारे पीटे तो ये हुआ कि राजा जो है हमारे ऊपर कुछ मतलब हमने ही गलत काम किए होंगे, उसी का परिणाम ये हमको मिल रहा है। राजा कभी गलत नहीं होता। ठीक है, ब्रिटेन की तो कहावत है कि जो किंग होते हैं वो कभी गलत नहीं होते, वहां का राजवंश कभी गलत होता ही नहीं है। तो इस आधार पर ये चलता है। सबसे बड़ी बात है कि इसमें राजनीतिक उत्तरदायित्व की कमी रहती है। उसके बाद जो है यहाँ पे निरंकुशता की बात आ सकती है, बहुत सी सारी चीजें हैं यहाँ पे। और ये राजनीति को धर्म के साथ भी तो जोड़ता है। राजनीति इस तरह से प्रश्न आते हैं आपके साथ कि जो दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत है राज्य को धर्म के साथ जोड़ता है। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा राजा की जो अनुपस्थिति में, ये इसमें एक और बड़ी बात है दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत में कि ये हमेशा राज्य में जो राजा रहता था, क्योंकि लोकतंत्र था नहीं। ठीक है, लोकतंत्र नहीं था तो राजा कौन बनेगा, तो राजा का बड़ा लड़का, हमेशा जो बड़ा लड़का था वही उत्तरदायित्व की तरफ जाता है। जनरली ये जनरल वे में कहा जा रहा है, और ऐसा आप जब पेपर में है तो ऐसा टिक भी कर सकते हैं, लेकिन सारी सिद्धांतों में एक जगह नहीं होता। जब दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत कर रहे हैं तो हम कॉमन चीजों को लेके यहाँ पे चल रहे हैं। ठीक है, तो राजा या राज्य की रचना किसने की है, ईश्वर ने की है। राजा अपने कार्यों के लिए किसके प्रति उत्तरदायी है, ईश्वर के प्रति है, यानी कि जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं है। ठीक है, बड़ा लड़का उसका राजा होगा। धर्म और राजनीति को ये सिद्धांत जोड़ने का प्रयास करता है। सबसे प्रबल इसके जो समर्थक हैं याद रखिएगा रॉबर्ट फिल्मर है, सर रॉबर्ट फिल्मर है। 1680 में इन्होंने एक किताब लिखी थी पैट्रियार्का। ठीक है, इसमें इन्होंने राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत का समर्थन किया है। पैट्रियार्का बेसिकली बोलती क्या है, जो रॉबर्ट फिल्मर की पुस्तक, इसका चल के आगे हम आलोचना भी देखेंगे, हॉब्स और लॉक के द्वारा भी इसका आलोचना की गई है। ठीक है, यहाँ पे पैट्रियार्का में बोला गया है कि जो राज्य है, ठीक है, राज्य में राजा है, राजा मालिक है, उसको ईश्वर ने बनाया है। ठीक है, लोगों की भलाई करने के लिए। तो जो प्रजा है, प्रजा कैसी है, वो बच्चों के समान है। राजा के लिए जो प्रजा है वो बच्चों के समान है। और बच्चों के समान तो ठीक है, यानी कि यहाँ पे वो वाली बात नहीं है कि राजा को जनता की सेवा करना चाहिए, जनता की देखभाल करनी चाहिए, उसकी प्रजा के समान नहीं। यहाँ पे बात यह है कि राजा के सब बच्चे हैं, तो बच्चों को अपने पिता की बात एकदम आज्ञाकारिता के साथ माननी चाहिए। बात असली में यहाँ पे ये वाली है कि बच्चों को बात माननी है। ये बात उतनी फोकस नहीं है कि पिता को बच्चों का जो है देखभाल करनी, बच्चों की देखभाल करनी, ये नहीं। तो पैट्रियार्का ये बोलती है कि प्रजा जो है बच्चों के समान है, और इसीलिए आंख बंद कर जो है राजा की आज्ञा का पालन करना चाहिए। रॉबर्ट फिल्मर की बात यहाँ पे आती है। ठीक है, आगे इसका विरोध करते हैं लॉक बोलते हैं भैया देखो ऐसा है ना कि बच्चों में सोचने समझने की क्षमता नहीं होती, लेकिन नागरिकों में होती है ना। तो इस तरह से आगे विवाद चलेगा। उन्होंने अपनी किताबें भी लिखी हैं, टू ट्रीटाइज ऑन गवर्नमेंट, तो वहां पे हम देखेंगे आगे पढ़ के। तो ये चीज है। ठीक है, इस सिद्धांत की एक खासियत है और बहुत ही फेमस सिद्धांत है। यहाँ से क्वेश्चन आपको खूब हर परीक्षा में देखने के लिए मिल जाएंगे, टीजीटी हो, पीजीटी हो, नेट हो, सब जगह पेपर आपको देखने को मिलेंगे। अब आगे देखते हैं। ठीक है, स्टुअर्टे नहीं है, स्टुअर्ट है ये। ठीक है, स्टुअर्ट वंश है ये। ठीक है, स्टुअर्ट वंश के शासक इंग्लैंड में जेम्स प्रथम, जिसकी हमने अभी चर्चा की। ठीक है, इंग्लैंड के शासक थे स्टुअर्ट वंश के। जेम्स प्रथम ने अपनी 2 रचनाएं, ठीक है, बेसिलिकन डोरोन और ट्रू लॉ ऑफ फ्री मोनार्की, ये किताब कई बार पूछी गई है अलग अलग एग्जाम्स में। ठीक है, जैसे मैच द फॉलोइंग में देते हैं, ये नेट का हमने पेपर सॉल्व कराया था कल, शायद उसमें भी थी ये। ठीक है, तो ये सारी किताब जो बहुत कॉमन बुक है, मैंने पहले भी बताया कि जो बहुत कॉमन बुक है जो आपके सिलेबस में इस तरह से आ रही हैं, कम से कम वो याद होनी ही चाहिए आपको। तो आप जो मैच द फॉलोइंग वगैरह के प्रश्न आते हैं उसको बहुत आसानी से आप लोग कर पाएंगे। तो इनकी बहुत फेमस किताब है ये वाली, तो याद रखिएगा, ट्रू लॉ ऑफ फ्री मोनार्की।
ठीक है, मोनार्कीज है। तो 16वीं शताब्दी में राजा, इन्होंने, इनका स्टेटमेंट है इस किताब में, या ये ऐसा मानते हैं कि राजा लोग पृथ्वी पर ईश्वर की जीवित प्रतिमा है। ठीक है, मतलब क्योंकि प्रतिमा कहेंगे तो पत्थर हो जाएगा, जीवित प्रतिमा का मतलब कि वो एक सजीव रूप है, यानी कि ईश्वर ही इस धरती पर उतर आया। हालांकि ये स्टेटमेंट आप देखेंगे तो हीगल का है। हीगल जो है बोलते हैं कि राज्य, ये भी इसके समर्थक ही हैं। हीगल का मानना है कि राज्य जो है धरती पर ईश्वर का अवतरण है। अब ये स्टेटमेंट अलग अलग तरीके से आता है, ईश्वर का अवतरण है, पृथ्वी पर उसका पद चिन्ह है, इस तरह से कई स्टेटमेंट उन्होंने बार बार दिए हैं, तो वो पेपर में अलग अलग तरीकों से भी आता है। ठीक है, ईश्वर का अवतरण है, ईश्वर का पद चिन्ह है, तो हीगल भी इस चीज का समर्थन करते हैं। हीगल का नाम काफी आप लोग आगे पढ़ेंगे और भी। ठीक है, तो हीगल के ही अनुयायी थे हिटलर, लेकिन हीगल ने वो चीजें आध्यात्मिक रूप से कही थी राज्य को मजबूत करने के लिए, क्योंकि जर्मनी की स्थिति उसमें अच्छी नहीं थी, राष्ट्र राज्यों का उदय हो गया था और इनको लग रहा था कि कोई भी अगल बगल का देश आक्रमण कर देगा, तो राज्य के एकीकरण के लिए उन्होंने बात की थी, लेकिन आध्यात्मिक रूप से की थी, लेकिन हिटलर ने उसको भौतिक रूप से ले लिया। ठीक है, चलिए, मार्क्स भी इनसे प्रभावित था। आगे हम लोग चलते हैं। तो जेम्स वन ने संसद, जो जेम्स वन यही है ना जो ट्रू लॉ ऑफ फ्री मोनार्की की बात कर रहे हैं कि राजा लोग इस दुनिया में ईश्वर की प्रतिमा है, इन्होंने ये इतना राज्य धर्म का विरोध करते थे कि संसद का जो, इन्होंने एक बात उसमें इंग्लैंड में चल रही थी 1688 की जो क्रांति होती है जिसके द्वारा परिवर्तन होता है, उसके पहले भी ये बात चल रही थी, संसद पहले भी थी। ठीक है, इसको जब हम लोग डिस्कस करेंगे अपना ये तीनों विचारकों को आगे सिद्धांतों में, विचारकों में, वहां पे सारी चीजें डिस्क्राइब करेंगे बढ़िया तरीके से। यहाँ पे इतना समझिए कि जब ये संसद पे बात चल रही थी कि संसद का नियंत्रण होना चाहिए, जनता का नियंत्रण होना चाहिए, तो उस चीज का इन्होंने इसी आधार पर विरोध किया। सेम हाल यही है फ्रांस के लुई 14वें का, इन्होंने भी बोला कि मैं ही राज्य हूं। बहुत फेमस स्टेटमेंट है और बार बार फोकस करने का तात्पर्य यह है कि ये एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, आपके नोट्स जो बने होने चाहिए उसमें ये सारी चीजें होनी चाहिए। विश्व के सभी धर्मों में दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत को जो है मान्यता मिली है, जैसे राजा के, और हाँ इसकी सबसे बड़ी बात है, जैसे कि राजा आपके प्रति उत्तरदायी नहीं है, राजा मनमाना काम करेगा, राजा आप पे अत्याचार करेगा, और सबसे बड़ी चीज है कि आप राजा के खिलाफ विद्रोह नहीं कर सकते हैं। ठीक है, राजा के खिलाफ आप विद्रोह नहीं कर सकते हैं, क्योंकि राजा के खिलाफ जो विद्रोह है वो क्या है, पाप है ना। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा धार्मिक पुराणों की, जो अध्यात्म में विभिन्न धर्मों में बात की गई है उसको देख लेते हैं। वैसे तो मैंने बता दिया है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा पॉइंट टू पॉइंट दिया गया है। मनुस्मृति, ठीक है, यहाँ पे कॉमा होगा, मनुस्मृति, भगवद गीता, मत्स्य पुराण, महाभारत आदि अनेक ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है। अगर आप देखें तो गीता का जो 10वां अध्याय है का 27वां श्लोक है। ठीक है, 10वें अध्याय के 27वें श्लोक में बोला गया है कि मनुष्यों में मैं ही राजा हूं। भगवान श्री कृष्ण ने बोला है कि मनुष्यों में मैं ही राजा हूं। ठीक है, तो यहाँ पे एक साक्ष्य मिलता है। यहूदियों का जो ग्रंथ है ओल्ड टेस्टामेंट, ठीक है, इसमें भी दैवी सिद्धांत का वर्णन मिलता है। बाइबल में मैंने बताया कि जैसे मध्य युग में राजा के दैवी सिद्धांत और राज्य के अधिकारों का वर्णन मिलता है। हीगल की बात हमने कर ली कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है या मूर्ति है। इन्होंने अलग अलग स्टेटमेंट दिए हैं। आगे हम देखें तो ये तो बात ठीक रही, हमने अच्छे से समझा डिटेल से कि राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत क्या है, क्लियर है। तो यहाँ पे अब इसके पतन के कारण, ये क्योंकि एक समय बहुत पॉपुलर रहा है, लेकिन आने वाले समय में जैसे आपको पता है कि 16वीं शताब्दी में पुनर्जागरण काल आया। ठीक है, और पुनर्जागरण काल आने के साथ लोगों के अंदर जागरूकता आई। ठीक है, और जो उनके रूढ़िवादी विचार थे जो गलत थे उसको बदला उन्होंने, और साथ के साथ जो है एक जो धर्मनिरपेक्ष आंदोलन चला जिसमें राज्य और धर्म को अलग किया गया। ठीक है, उसके तहत ये हुआ, यूरोपियन कल्चर का जो सेकुलरिज्म का मॉडल है वो इस आधार पे है कि राज्य जो है, राज्य धर्म में हस्तक्षेप नहीं करेगा। ठीक है, और धर्म क्या करेगा, राज्य के कार्यों में बाधा नहीं डालेगा या हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो ये एक धर्मनिरपेक्ष जो आप कहेंगे, सेकुलर वर्ड यहीं से आया है, यानी कि राज्य और मेन चीज अभी क्या था, ये राज्य और धर्म को जोड़ रहा था। अब राज्य और धर्म ही अलग हो गए थे क्योंकि दोनों के बीच में विवाद हो गया था। ठीक है, पोप सबसे ऊपर था क्योंकि हमने देखा ना कि एक कबीलाई राज था, फिर उसके बाद
धीमे धीमे प्राच्य साम्राज्य, यूनानी राज्य, रोमन साम्राज्य, इस तरह से चीजें बढ़ती गई। अंतिम में क्या आया? अंतिम में आपका आया पुनर्जागरण काल। उसमें सामंती राज्य, सामंती राज्य जब टूट गया तो फिर ये विवाद चलना था कि चर्च और सामंत और राजा, जमींदारी, जगीरदार, इस तरह से कृषक वगैरह में बटा हुआ था। बाद में चीजें व्यवस्था टूटी तो राज्य और जो है धर्म अलग हो गया, और राज्य धर्म को ये एक करने का काम कर रहा था। एक कारण तो ये हो गया, ठीक है। और सामाजिक अनुबंधन का विकास हुआ, जो सामाजिक समझौते का एक सिद्धांत आया, जो 16वीं और 17वीं शताब्दी में बहुत पॉपुलर हुआ, वो बेसिकली अगर देखा जाए तो इसके विरुद्ध ही आया था। इसका विरोध करने के लिए आया था, क्योंकि जो पुनर्जागरण काल के बाद आधुनिक राष्ट्र राज्य का उदय हुआ 16वीं शताब्दी में, जो हमने पढ़ा था, उसका जो फोकस था वो वहीं से व्यक्तिवाद और उदारवाद भी वहीं से जन्म लेता है। तो उसका मानना था, अभी तक क्या था कि राज्य के लिए सबसे बड़ी बात आ रही थी यहाँ पे कि साध्य और साधन दो चीजें होती हैं। मैं समझाता हूं आपको। साध्य और साधन। देखिए, आपका कुछ जैसे आप तैयारी कर रहे हैं तो आपका साध्य है जॉब लेना, और साधन आपकी ये कोचिंग वगैरह, बुक्स वगैरह, ये साधन है। यानी कि मूल लक्ष्य है कि आपको जॉब चाहिए, जो भी है, साथ में आपका रूम वगैरह अगर आप कहीं लेके रह रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जो भी है वो आपका साधन है। सपोज कीजिए कि आपको दिल्ली जाना है तो ट्रेन आपका साधन हो गया, दिल्ली गंतव्य आपका साध्य हो गया। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या थी? अभी तक जो था 16वीं शताब्दी में राष्ट्र राज्य के पहले, इसमें क्या था? साध्य क्या था? राज्य था। और साधन क्या था? लोग थे, प्रजा थी, नागरिक थे, जो भी आप कह लीजिए। तो यानी कि जो कुछ भी व्यक्ति करता राज्य के लिए ही करता, राज्य के लिए कुर्बान हो जाओ, राज्य सर्वश्रेष्ठ है। हीगल को देखिए ना, ईश्वर बोल रहे मैं ही राज्य हूं, मैं ही ईश्वर की प्रतिमा हूं, इस तरह की बातें आ रही हैं। तो यहां पे आप देखिए तो ये क्या था? इस तरह से चीजें चल रही थी। लेकिन जब चीजें उल्टी हुई, सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत आया, और सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत अभी हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। उसमें यह हुआ कि राज्य ईश्वर की कृति नहीं है, राज्य को लोगों ने बनाया है और अपनी सुविधा के लिए बनाया है। तो जब राज्य को लोगों ने बनाया तो राज्य छोटा हो गया, लोग बड़े हो गए, फिर बनाने वाला बड़ा हो गया। और राज्य जिम्मेदार किसके प्रति होगा? लोगों के प्रति होगा। जो आज का कॉन्सेप्ट है, ये भले आपको बोरिंग लगे, लेकिन आपको समझ में आएगा कि जो आधुनिक समय का हमारा डेमोक्रेसी का जो पूरा सिस्टम है, कहीं ना कहीं यहीं से उठ रहा है, ठीक है। पूरा सिस्टम ही यहीं से उठ रहा है। तो ये देखेंगे कि आप फिर साध्य क्या हो गया? साध्य व्यक्ति हो गया। अभी और डिटेल्स इस चीज को हम आगे समझेंगे, अभी घबराइएगा मत। और साधन क्या हो गया? राज्य। यानी कि जो कुछ भी अब होगा वो व्यक्ति के लिए होगा, और जो कुछ करेगा वो राज्य करेगा। अभी तक उल्टा चल रहा था, ठीक है। तो यहां पे इसीलिए चीजें अलग हो जाती है कि सामाजिक अनुबंधन का सिद्धांत है, इसलिए भी ये फ्लॉप हो गया। और आया भी इसलिए क्योंकि व्यक्ति को अब स्वतंत्रता चाहिए थी, समानता, स्वतंत्रता, लोकतंत्र, न्याय, इस तरह की चीजें चाहिए थी। चीजों में परिवर्तन हो गया था। 1688 की जो क्रांति थी ये बहुत इंपॉर्टेंट थी। 1688 की जो गौरवपूर्ण क्रांति बोली जाती है, रक्तहीन क्रांति बोली जाती है। इससे राजवंश का शासन वहां पे जो है औपचारिक पद दे दिया जाता है, और लोकतंत्र की संसदीय शासन की स्थापना होती है इंग्लैंड में। और क्योंकि इंग्लैंड का शासन उस समय आप लोग जान ही रहे, पूरी दुनिया में प्रभाव फैल रहा था, ठीक है। तो उसका जो है छवि पूरी दुनिया में पड़ती है। उसके बाद एक चीज की और क्रांति बढ़ती है, ये तो हमने देख लिया, राज्य और चर्च का पृथक हुआ, लोकतंत्र का विकास हुआ। तीन क्रांतियां, ये क्रांतियां अलग हैं, इससे साथ कोई लेना देना नहीं है, इसी पतन के कारण में ही है। ये टाइपिंग में थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है। तीन क्रांतियां महत्वपूर्ण हो जाती है। 1688 की क्रांति, 1776 की अमेरिकी क्रांति इसी से प्रभावित थी। हालांकि जो इंग्लैंड की क्रांति, जैसे जॉन लॉक को हमने बताया, जॉन लॉक के विचारों से ही प्रभावित थी बहुत ज्यादा, जो है मैकफर्सन वगैरह, ठीक है, बहुत प्रभावित थे इनसे। 1688 की क्रांति से ही, इन्हीं के विचारों से नारा इन्होंने दिया, ठीक है। और अमेरिका क्रांति, इन्होंने, जैसे लॉक ने तीन विचार दिए थे, यहाँ पे लॉक के तीन प्रमुख विचार क्या हैं, आगे भी हम लोग देखेंगे। लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी, ठीक है। तो लाइफ, लिबर्टी यानी कि जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और सुख का अधिकार। प्रॉपर्टी मतलब यहाँ पे सुख का अधिकार का नारा अमेरिकी क्रांति का था। ये 1776 में आया, इससे भी प्रभाव पड़ा। और यहाँ पे समानता और बंधुत्व की बात चली फ्रांस की क्रांति में 1789 में, ठीक है। इस तरह से चीजें बढ़ी हैं यहाँ पे ना। तो ये चीज आप लोग समझने का प्रयास कीजिए कि इस तरह से धीमे धीमे दैवीय सिद्धांत जो अपने चरम पे था, उसका पतन होता चला गया। आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब हम लोग कुछ आलोचना देख लेते हैं, इस सिद्धांत में एक्चुअली कमियां क्या थी, क्यों ये फ्लॉप हुआ, क्यों अपने तथ्यों को रख नहीं पाया और आगे इसकी आलोचना होने लगी। सबसे बड़ी बात आती है कि केवल, देखिए, आर्थिक, ये थोड़ा सा मान्यता, धार्मिक होगा, ये गलत लिखा है, ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं धार्मिक।
केवल धार्मिक मान्यता इसको प्राप्त थी, कोई और मान्यता कहीं और से सपोर्ट नहीं था, ना तो कोई ऐतिहासिक साक्ष्य था, ना किसी पुस्तकों में कोई तथ्य मिलता था, ना ही कोई वैज्ञानिक मान्यता थी। तो इसलिए जो है अपने आप को, जो अपनी बातें इसने की वो प्रूफ नहीं कर पाया। एक कारण ये, ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलते, ठीक है। निरंकुशता को प्रोत्साहन देता था। बेसिकली जो जनता थी, कहीं ना कहीं जो राजा लोग थे वो निरंकुशता को प्रोत्साहन देते थे, ठीक है। हालांकि इंडियन कल्चर की तो हमने बात कर ली, भारतीय धर्म की, कि भारतीय धर्मों में इसका जो प्रमाण मिलता है, लेकिन आगे मैं समझाऊंगा। जैसे हम भारतीय दर्शन जब पढ़ेंगे तो वहां पे भी इस चीज को समझेंगे, मैं अभी भी बताता हूं। तो जैसे निरंकुशता को प्रोत्साहन दिया, निरंकुशता को प्रोत्साहन देने का मतलब राजा किसके प्रति उत्तरदायी है? ईश्वर के प्रति, ठीक है। और ईश्वर से तो बात ये बोलते हैं हमारी होती है, लेकिन एक्चुअल में होता है क्या ऐसा ना? तो वो एकदम से स्वच्छंद और निरंकुश हो जाते हैं, ये बात आती है। और आधुनिक राज्यों का संबंध में ये लागू भी नहीं होती, तो इस कारण से फ्लॉप होता दिखा। और बात होती है निरंकुशता की, तो भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखें तो जो राज्य है, राजा है, ठीक है, वो संप्रभु हो सकता है। संप्रभु से तात्पर्य कि उसको जो है स्वतंत्र है पूरी तरह से, आंतरिक और बाह्य नीतियों में कोई उस पर दबाव नहीं बना सकता, अपने क्षेत्र में उससे ऊपर नहीं है। लेकिन अब भारतीय राज्य में कभी निरंकुशता नहीं आई, क्यों? क्योंकि वो धर्म से बंधा था, किसी अन्य चीजों से बंधा था, उसका टाइम टेबल बंधा था। जब हम अर्थशास्त्र पढ़ेंगे, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के बारे में, तो वहां ये चीजें देखेंगे। खैर, तो ये कारण आपको याद रखना होगा कि क्यों आलोचना हुई इस सिद्धांत की। आगे चलते हैं हम लोग, महत्व देखते हैं, क्या महत्व है इसका। आलोचना तो हो गई, लेकिन मैंने बताया ना कि हर सिद्धांत से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। राज्य ऐसे ही नहीं डेवलप हो गया। आज जो कुछ हम लोग देख रहे हैं, एक दिन एक रात में नहीं आया। ऐसा बना भी दिया था तो लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते, क्योंकि लोगों के अंदर वो आदत ही नहीं आई थी ना। धीमे धीमे प्रोग्रेसिव माइंड से जब आप होते हैं, एक चीज से परेशान होते हैं, तब अगली चीज अच्छी लगती है। और ऐसा हुआ भी है। जैसे हमने देखा था कि व्यवहारवादी क्रांति आई तो बोले कि भाई मूल्य उल्यों को हटाओ, मूल्य क्या है, फैक्ट पे काम करो, साइंस की तरह काम करेंगे। उसके बाद जब वो फेल हो गया तो बोले नहीं, मूल्य भी होने चाहिए, बिना मूल्य के व्यक्ति कैसा। तो इस तरह से चीजें धीमे धीमे विकास होता है। यहाँ पे बोलते हैं कि प्रारंभ में धर्म का राजनीति से प्रभाव को ये दर्शाता है। ये बात हमको स्पष्ट होती है कि राजनीति में धर्म का प्रभाव था। अराजकता की स्थिति को समाप्त करता है, ठीक है, किसी का शासन हो। दूसरी बात है कि प्रारंभ में मनुष्य इतना स्वाभाविक रूप से लोगों की आज्ञा मानने के लिए तत्पर नहीं था, तो धर्म के नाम पे उसको आज्ञाकारिता और अनुशासन को उसने सीखा। और कहीं ना कहीं जो अनुशासन है वो राज्य के हिस्से में आया, क्योंकि हमने देखा था कि पहले प्रारंभ में जो समाज था वो असभ्य था। जब समाज सभ्य हुआ तभी राज्य की उत्पत्ति हुई, क्योंकि राज्य जो है केवल सभ्य समाज में ही उत्पन्न हो सकता है। लोगों में अनुशासन आया और नैतिक संस्था के रूप में नैतिकता को जो उसने धार्मिक माध्यम से इंट्रोड्यूस किया। तो ये चीजें उसमें जुड़ती चली जाएंगी राज्य में। अब अगला हमारा सिद्धांत है शक्ति अथवा युद्ध का सिद्धांत। कहीं कहीं शक्ति का सिद्धांत, कहीं कहीं बल का सिद्धांत अथवा युद्ध का सिद्धांत लिखा रहता है, तो इस चीज में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए यहाँ पे युद्ध राजा को उत्पन्न करता है। अब इनका मानना यह है कि जैसा कि इसके नाम में है कि जो राजा लोग हैं वो युद्ध की उत्पत्ति है। युद्ध की उत्पत्ति कैसे? देखिए, आदिम काल में लोग कबीलों में या ग्रुप समूह में रहते थे, ठीक है। उसमें से कुछ लोग बलशाली होते थे शारीरिक रूप से, स्वाभाविक रूप से। अभी वैसे भी आप देखें कुछ लोग हष्टपुष्ट होते हैं, फुर्तीले होते हैं, और जब युद्ध होता है तो वो दो चार लोग को अकेले ही निपटा देते हैं, और उनके बल से और भी सेना होती है उनके अंदर। मेन चीज तो नेतृत्व का भी गुण होता है, ठीक है। अपनी स्ट्रेटेजी से भी लोग काम कर लेते हैं कई बार। तो इस हालात में कुछ लोग ऐसे फेमस होते गए और कुछ कबीला ऐसा फेमस होता गया जिसने लोगों की सुरक्षा की और आगे चलकर जो है नेतृत्व किया। तो इस प्रकार से वो अपने आप जो है राजा बन गया, ठीक है। इसी प्रकार से जो राजा की उत्पत्ति युद्धों के माध्यम से हुई है। बहुत सीमित क्वेश्चन आपको मिलेंगे, डायरेक्ट ही मिल जाएंगे, ऐसे डायरेक्ट ही मिलेंगे कि युद्ध के माध्यम से कौन बोलता है कि राजा की उत्पत्ति युद्ध के माध्यम से हुई, कौन सा सिद्धांत बोलता है। इस तरह से छोटे छोटे सिंपल क्वेश्चन मिलेंगे। इस सिद्धांत के अनुसार प्रारंभ में दो वर्ग थे, ठीक है। बोलता है एक शक्तिशाली वर्ग था, एक दुर्बल वर्ग था। यानी कि ऐसा नहीं कि वो भी एकदम शक्तिहीन था, लेकिन दो वर्ग थे, और दोनों वर्गों में किसी कारण से बहुत ज्यादा घुल मिलाव नहीं था, आपस में द्वंद्व रहता था। द्वंद्व रहने का तात्पर्य है कि प्राचीन समय में जैसे लोगों के पास सीमित साधन थे, खेती वेती होती नहीं थी, ठीक है, किसी तरह से जो है भोजन पानी की व्यवस्था करते थे। और जब संसाधन खत्म होने लगते थे, जैसे कि किसी कबीला है, ठीक है, कबीला घूमता फिरता रहता है, अब शिकार कर रहे हैं जंगल में, हो सकता है जो जानवरों लोग खाते हो, ठीक है, या जो पानी हो गर्मियों में सीमित रहता हो ना, दूर जाना पड़ता हो, कुछ भी बात हो, खेती वगैरह भी सीख गए हो। लेकिन बात ये आती है कि
साधन सीमित होने के चक्कर में दोनों में द्वंद्व रहता हो और जो भी और भी बातें रही हो तो उनमें युद्ध होता है। और एक जो कमजोर कबीला था, कमजोर लोग थे, उनपे जो है बलशाली लोगों ने जो है कब्जा कर लिया और इसी हिसाब से राज्य की जो भावना है वो आगे बढ़ती गई। और इस प्रकार से जो शक्तिशाली लोग थे वो कमजोर लोग को जीतते चले गए, जीतते चले गए। इस प्रकार से इसने एक राज्य का रूप ले लिया। मतलब कल्पना ही है, लेकिन वही बात है ना कि गिलक्राइस्ट वाली बात जो शुरू में इसलिए मैंने बताया कि जब तक इतिहास मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो फिर कल्पनाओं का सहारा कि ऐसा हुआ होगा। और कल्पनाओं पे साइंस भी चलता है, क्योंकि बेसिकली पहले कल्पना ही की जाती है। जैसे अगर आपको एक ड्रोन बनाना है, प्लेन बनाना है, तो पहले कल्पना की गई होगी कि पहले ऐसी कोई चीज होनी चाहिए जो उड़ सके, ठीक है। तो इस आधार पर ये चीजें चलती हैं। इस सिद्धांत के प्रमुख समर्थक कौन है? एक चीज तो डायरेक्टली पूछा जाएगा, ठीक है, कि कौन सा सिद्धांत जो है समर्थन करता है युद्ध का, या कौन मानता है कि युद्ध की उत्पत्ति राजा के मतलब राजा की उत्पत्ति युद्ध के माध्यम से हुई है, राज्य की उत्पत्ति, ठीक है। एक दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो फ्रेम होता है, जनरली यहां से सारे क्वेश्चन आपके फंस जाएंगे, कोई भी एग्जाम हो, बस पढ़ने का तरीका होता है। प्रमुख समर्थक कौन है, इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। प्रमुख समर्थकों में अगर आप देखें तो यहां पे डेविड ह्यूम है, वॉल्टेयर है, बर्नहाइड है, ठीक है, मार्गेंथाउ है। मार्गेंथाउ जो व्यवहारवादी राजनीति है अंतरराष्ट्रीय राजनीति में, ठीक है, ये लोग शक्ति का समर्थन करते ही हैं ना, कि बोलते हैं राज्य में अगर शक्ति नहीं तो फिर राज्य कैसा हुआ। अन्य संगठन और राज्य में अंतर भी यही है कि देखो समाज में बहुत से संगठन हैं, लेकिन उन सब में जो राज्य है वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। राज्य जो है सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, और सबसे ज्यादा शक्तिशाली होने के कारण जो है अन्य जो संगठन है उनसे ये अलग हो जाता है। त्रित्स्के और नित्स्के, ये ओपन हाइमर, और ओपन एक्चुअली हीमर नहीं है, हाइमर है ये, ठीक है। ओपन हाइमर, हर्डर, हिटलर, ये सब जानते हैं कि शक्ति का ही सिद्धांत मानते हैं, और इनका मानना है कि राज्य जो है शक्ति के द्वारा हुई है, ठीक है। ओपन हीमर क्या बोलते हैं, ओपन हाइमर है ये, राज्य एक वर्गीय संगठन है और इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, युद्ध के द्वारा हुई है, ठीक है। डेविड ह्यूम बोलते हैं कि राज्य की उत्पत्ति युद्ध के द्वारा हुई है। वॉल्टेयर का स्टेटमेंट है कि प्रथम राजा एक भाग्यशाली योद्धा था। त्रित्स्के का स्टेटमेंट है कि राज्य शक्ति का मूर्त रूप है, और इसी में जो है अतिमानव के सिद्धांत का भी इन्होंने प्रतिपादन किया है। बर्नहाइड बोलते हैं कि युद्ध जो है सर्वोच्च महत्ता की जैविक आवश्यकता है और शांति की चाह जीवन में प्रारंभिक, जो मतलब ये बोलते हैं कि जैसे युद्ध है, ठीक है, उसकी जो आवश्यकता है, राज्य है भाई, राज्य शक्ति से ही चलता है ना, और सर्वोच्च, किसी भी राज्य की सर्वोच्च आवश्यकता क्या है, शक्ति है। शक्ति के माध्यम से ही वो कुछ कर पाता है। बाकी अन्य संगठन, सेम वही बात हो गई ना कि अन्य संगठन राज्य में अंतर ही क्या रह जाएगा, जब उसके पास पावर नहीं रहेगा, यानी कि शक्ति नहीं रहेगी। नीत्शे का इस बार ये नारा भी काफी फेमस है, विल टू पावर, ठीक है। प्राचीन यूनानी में सोफिस्ट जो थे, जब हम प्लेटो अरस्तु को पढ़ेंगे तो जनरली प्लेटो से ही चालू करते हैं, उसके पहले यूनान में सोफिस्ट थे। सोफिस्ट ऐसे विचारक थे जो पैसा लेके लोगों को ज्ञान देते थे, और यूरोप में जो अलग ही विचारधारा थी, हालांकि उनकी विचारधारा काफी पॉजिटिव थी, जो हम आगे पढ़ेंगे तो वहां पे समझेंगे। लेकिन मेन प्रॉब्लम वहां पे तब हुई जब जो प्लेटो के गुरु थे सुकरात, उनको विष दे दिया गया, और उसमें सोफिस्ट ही प्रचलित थे, उन्हीं की विचारधारा, और लोकतंत्र का रूप था, ठीक है। तो इसीलिए प्लेटो को लोकतंत्र से भी नफरत हो जाती है और इस विचारधारा से भी। तो जो यूनान में सोफिस्ट विचारधारा थी, उनका भी यही मानना था कि जो राज्य है वो, मतलब सारे का नहीं, जितने भी अलग अलग सोफिस्ट थे, बहुत फेमस थे, ग्लूकॉन थे, थ्रेसिमेकस थे, इस प्रकार से। तो उसमें एक थ्रेसिमेकस नाम के विचारक थे, इनका मानना था कि शक्तिशाली का हित ही न्याय है, या शक्ति को ज्यादा इंपॉर्टेंट ये लोग देते थे। तो इस तरह के भी प्रश्न आपके सामने देखने को मिल सकते हैं। और खासकर बात आती है आधुनिक समय का, अरस्तु जिसको हमने बोलते हैं, मैंने कई बार बताया भी है, मैकियावेली, ठीक है। तो मैकियावेली को भी आधुनिक समय का जो है अरस्तु बोला जाता है, और आधुनिक समय में इन्होंने राजनीति विज्ञान को एक नया जो है एक नई पहचान दी। और शक्ति शब्द, राज्य का, ऐसा बोला जाता है कि राज्य शब्द को पहली बार किसने प्रयोग किया, तो वो मैकियावेली ही थे। ऐसा नहीं थी कि राज्य शब्द पहली बार प्रयोग नहीं हुआ था, बेसिकली जो राज्य का उसके मीनिंग के साथ
जो पावर के साथ, शक्ति के साथ जोड़ने का काम किया गया था, वो मैकियावेली ने ही किया था। तो राज्य का आधार ही शक्ति है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट काफी पॉपुलर है और मैकियावेली भी काफी पॉपुलर है, तो इनका जो है ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट होता है। अब हम लोग आलोचनाओं को देखते हैं। ठीक है भाई, शक्ति सिद्धांत जो है ये कहता है कि राज्य का आधार शक्ति है, हर बार शक्ति करता है, शक्ति के बिना कुछ नहीं है। तो जाहिर सी बात है इसकी आलोचना भी होगी। आलोचना क्या है? गिलक्राइस्ट क्या बोलते हैं? जो शुरू में हमने इतिहास का जो डेफिनेशन लिया था इन्हीं की थी। गिलक्राइस्ट ये बोलते हैं कि ये उस वस्तु को, उस वस्तु क्या है ये? शक्ति। ठीक है, शक्ति को सबसे अधिक महत्व देते हैं। आगे बोलते हैं जो समाज के विकास में केवल एक तत्व नहीं है, मतलब एक तत्व ही है। ठीक है, नहीं है यहाँ पे। बोलते हैं कि भाई ये तो एक पर्टिकुलर चीज है ना, पावर। समाज के डेवलपमेंट में, राज्य के डेवलपमेंट में केवल पावर ही थोड़ी है। आगे हम समझेंगे कि क्यों नहीं है। यहाँ पे जो आलोचनाएं हुई हैं उस आलोक में अगर समझना चाहें तो समझ में आएगी। भी इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम समझने का प्रयास करेंगे। सीले बहुत फेमस है। सीले ने बोला कि राज्य की उत्पत्ति केवल शक्ति के द्वारा नहीं हुई है, यानी कि बोलते हैं कि ओनली जो पावर है वो एक बेस नहीं है राज्य के ओरिजिन का। बोलते हैं कि देखो, यद्यपि जो है राज्य के विस्तार में, भाई राज्य अगर लोगों का भला करना चाह रहा है तो भले के लिए जो है उसको अच्छे अच्छे काम करने चाहिए। राज्य के विस्तार में और राज्य को चलाने के क्रम में आगे जो है निसंदेह जो है शक्ति ने भाग लिया है। तो शक्ति के इंपॉर्टेंस को मानते हैं, लेकिन केवल शक्ति के इंपॉर्टेंस को नहीं मानते हैं। कांट बोलते हैं, बहुत फेमस है, इमैनुअल कांट, बोलते हैं चोर और लुटेरो, यानी कि चोर और डाकुओं को की जो शक्ति है को न्यायिक तथा सुसंगत नहीं कहा जा सकता। ये बहुत बढ़िया स्टेटमेंट है। बोलते हैं भाई देखो, अगर आगे भी स्टेटमेंट मिलेगा कि भाई अगर सिर्फ शक्ति आधार है, जैसा कि बोला जा रहा है, अगर सिर्फ शक्ति आधार है तो चोरों का, लुटेरों का और डाकू का गिरोह भी राज्य है, क्या उसको राज्य की संज्ञा दे सकते हैं आप? नहीं दे सकते। तो कांट का भी ये स्टेटमेंट है कि चोर और लुटेरों की जो शक्ति है उसको न्यायिक संगत, मतलब न्याय संगत या सुसंगत नहीं बोल सकते आप। ठीक है, इस आधार पर रॉबर्ट मैकाइवर भी यही बोलते हैं कि देखो, ये सत्य है कि ये बात सही है कि दमनकारी शक्ति नहीं होती, यानी कि लोगों का दमन होता था, लोग परेशान होते थे, अगर वो नहीं होती तो राज्य भी नहीं होता। परंतु शक्ति के प्रयोग से ही राज्य का निर्माण नहीं होता, यानी कि मात्र शक्तिशाली हो जाने से, किसी संगठन के पास पावर आ जाने से वो राज्य का रूप नहीं ले लेगा। अन्यथा जो है ये दास्यपोत, मतलब कि जो शिप्स वगैरह होती थी जहां पे दास वगैरह को बांध के रखा जाता था, और उसके बाद जो विद्रोहकारी सेना थी, जैसे कि विद्रोहकारी सेना भी तो काफी पावरफुल होती है ना, जैसे कि पूरी की पूरी आर्मी की जो ट्रूप्स ही है वो विद्रोह कर दे तो वो भी एक राज्य का रूप ले लेगी। तो इस हिसाब से जो है उसको डाकुओं का गिरोह हो गया, विद्रोहकारी सेना हो गई, जो भी पावर होल्ड करता है वो आप कहेंगे वो राज्य का रूप है, तो ये बात यहाँ पे पूर्णतः असत्य होगी। ठीक है, बोधा भी यही बोलते हैं, जो संप्रभुता के बारे में बोलते हैं, ये संप्रभुता को ज्यादा महत्व देते हैं। बोलते हैं भाई शक्ति केवल डाकुओं के गिरोह की ही संगठन हो सकता है, मात्र शक्ति का आधार हो तो डाकुओं का गिरोह ही वही संगठन कर सकता है, वहां पे संप्रभुता भी होनी चाहिए। ठीक है, ये चीज समझिएगा, मेन कारण इनका यहाँ पे ये स्टेटमेंट देने का। ग्रीन बोलते हैं कि राज्य का आधार, जैसे कि मैकियावेली ने बोला कि राज्य का आधार शक्ति है, ग्रीन बोलते हैं राज्य का आधार शक्ति नहीं है, राज्य का आधार इच्छा है। बहुत फेमस स्टेटमेंट है ये ग्रीन का, याद रखिएगा, आपको बार बार आगे मिलने वाला है। ग्रीन को भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, टीएच ग्रीन को आपको पढ़ना है, बहुत ही अच्छे विचार रखे हैं, इनके विचार जब पढ़ेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। हीगल के साथ ही पढ़ेंगे, हीगल ग्रीन को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और भी आलोचना है इनकी, ये लोकतंत्र के विरुद्ध है। जब आप शक्ति को महत्व देंगे, ठीक है, मात्र युद्ध को महत्व देंगे और युद्ध के माध्यम से राज्य और राजा की उत्पत्ति को बताएंगे, तो कहीं ना कहीं आम जनता की भलाई की बात तो इसमें निहित होती ही नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र के भी विरुद्ध है। उसके बाद राज्य का कार्य केवल सुरक्षा मात्र नहीं है, लोगों की सुरक्षा कर लेना, ठीक है, उसके बाद भी राज्य का कार्य रहता है। वैसे तो राज्य के 3 प्रमुख कार्य मैंने बताए थे, क्या था? सुरक्षा, शांति व्यवस्था और न्याय। ठीक है, सुरक्षा, शांति व्यवस्था और न्याय, इसको आप क्या बोलेंगे?
राज्य के आवश्यक कार्य इसको आप बोलेंगे, ठीक है। क्या तीन, देखिए कोई भी स्टेट होगा 3 एसेंशियल काम वो करेगा ही करेगा। कौन से? सुरक्षा, शांति, व्यवस्था, न्याय। तो ये बोलते हैं कि केवल इसका काम जो है सुरक्षा देना मात्र नहीं है, ठीक है, कि वो लोगों को सुरक्षा दे, नहीं, बोलते हैं कि सुरक्षा के साथ और भी चीजें होती है। जैसे आधुनिक स्टेट है, मैंने बताया था लोक कल्याणकारी राज्य है, तो वो चीज यहाँ पे अनुपस्थित है। ये सिद्धांत निरंकुशता को तो आगे बढ़ावा देता है। व्यवहारिक पक्ष जो है इसका बहुत भयानक होगा। अगर केवल पावर की बात की जाएगी तो जनता के हित का राज्य का जो उद्देश्य है वही खो देगा। जैसे कि हमने बोला था साध्य और साधन, तो अगर साध्य आप पावर और राज्य को मानोगे तो साधन व्यक्ति को मान लोगे तो अपने आप ही उल्टा जाएगा। साधन जो है व्यक्ति होना चाहिए, साध्य व्यक्ति होना चाहिए, साधन राज्य होना चाहिए। यानी कि व्यक्ति के लिए राज्य को काम करना चाहिए, ना कि राज्य के लिए व्यक्ति को काम करना चाहिए। सबसे बड़ी बात आती है। और योग्यतम ही जीवित रहेगा, ठीक है, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट की जो बात आएगी वो यहां पे आ जाएगी। जब शक्ति को ही आप आधार मानेंगे, क्योंकि शक्तिहीन जो रहेगा और कमजोर जो दुर्बल लोग रहेंगे वो कैसे सर्वाइव करेंगे। तो ये सब इसकी जो है आलोचनाएं सामने उभर कर आती हैं, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे राज्य की उत्पत्ति का, परिवार का अथवा रक्त संबंध का सिद्धांत। देखिए, जैसा इस सिद्धांत को परिवार का सिद्धांत, रक्त संबंध का सिद्धांत भी बोलते हैं, और कहीं कहीं आपको दो हिस्सों में बटा मिलता है। एक मिलता है आपको पितृसत्तात्मक, दूसरा आपका होता है मातृ। पितृसत्तात्मक सिद्धांत और मातृसत्तात्मक सिद्धांत, ठीक है। तो यहां पे अगर आप देखेंगे कि इन दो सिद्धांतों को या तो आप जैसे तीसरा इसको मान लीजिए और चौथा इसको मान लीजिए, इसी आधार पर भी आप बांट सकते हैं, या फिर आप जो है इसी के तहत हम लोग दोनों पढ़ लेते हैं। तो मैंने जैसे कि बताया कि ये सिद्धांत भी कैसा है, ये भी जो है आपका जो है समाजशास्त्रीय सिद्धांत से संबंधित है। जैसे कि इसके पहले वाला था कौन सा, शक्ति की उत्पत्ति के द्वारा मतलब शक्ति के द्वारा राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत। अब बेसिकली ये लोग क्या मानते हैं कि जो राज्य है, राज्य का उद्भव कैसे हुआ है, वो एक परिवार से हुआ है। परिवार का तात्पर्य कि पहले शुरू में मतलब आदिम जब अवस्था थी तो राज्य नहीं था, कबीले भी नहीं थे। बेसिकली लोग क्या थे कि लोग कुटुंब छोटे छोटे ग्रुप में रहते थे, ठीक है, खाना बदोश जीवन जीते थे। लेकिन बाद में धीमे धीमे इकट्ठा हुए, परिवार का सृजन हुआ, और जब परिवार का सृजन हुआ तो परिवार जो है बढ़ता चला गया, ठीक है। एक परिवार में एक पुरुष होता था जो बलशाली होता था। पुरुष और स्त्री की बात अलग आएगी क्योंकि दो सिद्धांत अलग पढ़ने, लेकिन मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। एक बलशाली व्यक्ति होता था, ठीक है, सभी की सुरक्षा करता था। कई बार और भी कमजोर ग्रुप अपनी सुरक्षा के लिए उससे जुड़ते गए और एक बड़ा परिवार बन गया। इस तरह से एक दो चार लोग और परिवार मिले, ठीक है। इस तरह से कबीला, कबीला से जो है थोड़ा सा बड़ा समूह, फिर राज्य, जनपद, इस तरह से जुड़ते जुड़ते एक बड़ा राज्य का रूप ले लिया और सारी जिम्मेदारी, सारा काम वो राजा करने लगा। ये चीजें होती हैं इसमें। यहाँ पे आप देखेंगे कि स्टेटमेंट है कि मैकाइवर का, जो बहुत बार पूछा गया, जो मैंने शुरू में बताया था। मैकाइवर क्या बोलते हैं, यहीं पे लिख देता हूं मैं। रक्त संबंध बहुत बार पूछा भी गया है। समाज को जन्म देता है, समाज को जन्म देता है, और समाज राज्य को, ठीक है। ये मैकाइवर का स्टेटमेंट है ना, ये चीज इंपॉर्टेंट है। राज्य का विकास जैसे यहाँ पे परिवार से हुआ। अब यहाँ पे एक चीज समझिएगा, ये जैसे यहाँ पे आएंगे तो ये स्टेटमेंट अच्छा लिखा भी हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग पहले देखेंगे पैतृक समाज, पैतृक सिद्धांत या पितृसत्तात्मक सिद्धांत। इनका मानना है कि जो प्राचीन काल था, प्राचीन काल में जो घर होता था, घर का जो प्रमुख होता था वो कैसा हो, देखिए दोनों मानते हैं परिवार से हुआ, तो परिवार इसमें इंपॉर्टेंट है और परिवार का स्वरूप ही हमको देखना है। तो इसमें सबसे बड़ी बात जो मानी जाती है कि परिवार का जन्म कैसे हुआ, ये आपको ये बताते हैं कि भैया एक परिवार था, ठीक है। पितृसत्तात्मक पुरुष प्रधान समाज मानते हैं, मातृसत्तात्मक वाले उसमें जो समाज या परिवार की प्रमुख मुखिया होती है वो माता होती है। तो पितृसत्तात्मक समाज ये मानता है कि जो राज्य था, राज्य का जन्म हुआ वो कैसे हुआ, एक परिवार से हुआ। उस परिवार का जो मुखिया था वो कौन सा, पुरुष था, बड़ा पुरुष था, ठीक है।
और उसमें ये परंपरा थी कि उसका जो उत्तराधिकारी होता था किसी भी हाल में परिवार का जो मुखिया रहा है बड़ा पुरुष ही रहा है। अगर वो पुरुष ने जैसे नहीं है तो उसका जो बड़ा बेटा होगा या उसके बाद जो बड़ा पुरुष होगा वो परिवार का मुखिया बनेगा, ठीक है। और प्राचीन काल में इसके जो समर्थक हैं, प्रमुख समर्थक हैं इस पितृवादी पितृसत्तात्मक समाज के परिवार के, वो है सर हेनरी मैन, ठीक है। सर हेनरी मैन इसके प्रमुख समर्थक हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ से पुटअप होता है तो ध्यान दीजिएगा। इनका मानना है कैसे, जैसे यहाँ पे ये जो चीज लिख गई थी गलत लिखी है एक्चुअली, ये इसको पितृसत्तात्मक समाज में होना चाहिए, ठीक है। इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, तो पहले परिवार था, परिवार से एक वंश का निर्माण हुआ। एक परिवार में बहुत सारे लोग रहते हैं, ठीक है। उस परिवार में जब धीमे धीमे बढ़ने लगा तो एक वंश बन गया। उन्हीं के वंश का एक पिता से, एक पुरुष से उत्पन्न सारी संतानें हुई। वंश जनरली पुरुष से ही देखा जाता है, ठीक है। ये बात परंपरा रही है, ये ऐसा मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं। तो वंश बना और वंश के बाद जो है धीमे धीमे कबीला बना। जो कई वंश बन गए तो मिलकर उन्होंने क्या बनाया, एक कबीले का निर्माण किया, ठीक है। और वो कबीला आगे चलकर कई कबीलों को मिलकर एक समाज बनाता है और फिर उस समाज से राज्य का निर्माण होता है। जैसे ये मैकाइवर का स्टेटमेंट है यहाँ पे, ये देखिए, ये वाला जो हम देख रहे थे कि रक्त संबंध समाज को जन्म देता है और समाज राज्य को। परिवार सिद्धांत इसी रूप में आगे बढ़ता है, ठीक है, निम्नलिखित रूप है। तो देखते हैं, तो यहाँ पे देखिएगा सर हेनरी मैन जो अपनी पुस्तक है इनकी एंशिएंट लॉ और दूसरी पुस्तक है द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंस्टीट्यूशंस, दो पुस्तकें हैं, दोनों पुस्तकें इनके बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस सिद्धांत की 3 प्रमुख विशेषताएं उसको हम लोग देखते हैं। देखिए, बुक्स को जो भी ऑथर हैं, जो खासकर आपके पेपर में इस तरह से आ रहा है जैसे सर हेनरी लॉ, ठीक है, हेनरी मैन, लॉ नहीं है, तो हेनरी मैन की जो किताबें हैं ये आप लोग नोट डाउन करते चलिए, ये नहीं भूलना चाहिए। अगर इस तरह से प्रश्न आने लगे और गलत हो गए तो आपकी लापरवाही से होंगे। अब इनकी विशेषताएं देखते हैं, 3 विशेषताएं पितृसत्तात्मक समाज की। क्या कि परिवार का जो प्रमुख होता है वो पुरुष होगा, पुरुष प्रधान समाज होगा, तो हमने देख ही लिया। और पुरुषों के रक्त संबंध के आधार पर कबीलों का विकास होगा, यानी कि कैसे होगा, वंश के आधार पर। उसके बाद आता है विवाह संबंध प्रचलित है और विवाह स्थायी संस्था है। इसको हम लोग समझेंगे अभी, पहले इसको पूरा पढ़ लेते हैं। और सबसे बड़ा पुरुष ही प्रधान होगा और उसकी अनुपस्थिति में उसका बड़ा लड़का नेता होगा, या मतलब बड़ा नेता नहीं होगा, बड़ा लड़का होगा, ठीक है। या फिर जो बड़ा पुरुष होगा वही हमेशा, जब भाई सबसे बड़ा है उसकी अनुपस्थिति में जो उससे उसके बाद जो छोटा, यानी कि उस समय जो सबसे बड़ा पुरुष है वही अपने परिवार का मुखिया होगा। और सर हेनरी मैन जो अपनी पुस्तक है इसमें 2 प्रमुख सिद्धांत, 2 प्रमुख समाजों का एग्जाम्पल भी देते हैं। एक तो प्राचीन हिंदू समाज है और उसके बाद यूनान के परिवारों का समर्थन करते हैं, जैसे यूनान ग्रीक में था। अब ये तो हमने समझा, इसको समझते हैं कि विवाह संबंध प्रचलित है और विवाह स्थायी संस्था है, इसको समझते हैं। देखिए, विवाह संबंध प्रचलित है का क्या तात्पर्य, विवाह संबंध प्रचलित है का तात्पर्य है कि विवाह जो होता है वो पुरुषों और स्त्रियों के बीच में होता है, ठीक है। मतलब कि जो पुरुष प्रधान समाज है तो स्त्री की शादी पुरुष के यहाँ होके आती है, ठीक है। यानी कि स्त्री अपना घर छोड़ती है, पुरुष के यहाँ शादी आती है, और पुरुष और स्त्री से जो बच्चे होते हैं उसी से परिवार बनता है। देखिए, परिवार में मात्र स्त्री और पुरुष होने से काम नहीं होता, उसको परिवार नहीं कहेंगे, उसमें बच्चे आएंगे तभी उसको परिवार की परिभाषा में ठीक से रखा जा सकता है। और वो बच्चे इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि वही बच्चे आगे चलकर वंश को बढ़ाएंगे, क्योंकि वंश पे आधारित है ना ये सिद्धांत, तो वंश को बढ़ाएंगे। और उसका जो हमेशा प्रधान होगा वो पुरुष ही होगा, महिला नहीं होगी, ठीक है। और वंश जो चलेगा पुरुष के हिसाब से चलेगा। तो बोलते हैं कि जो विवाह है ये प्रचलित है और विवाह एक स्थायी संस्था है, ये चीज इनका प्रमुख सिद्धांत है, ठीक है। तो ये चीज है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, पितृसत्तात्मक समाज का। इसी प्रकार से अगर आप देखें यहाँ पे जो सिद्धांत पितृसत्तात्मक सिद्धांत आता है, इसके जो कई बार, वैसे तो ये मूल रूप से कैसा सिद्धांत है, मूल रूप से जो ये कह सकते हैं काल्पनिक सिद्धांत है, लेकिन कहीं ना कहीं आपका जो इतिहास रहा है प्राचीन समय में वो इस चीज का समर्थन करता रहा है। जैसे कि आप देखेंगे कि बार बार जो है ग्रंथ हैं, चाहे किसी भी इस्लाम को उठा लीजिए, चाहे हिंदू ग्रंथों को उठा लीजिए या क्रिश्चियनिटी को उठा लीजिए, ज्यादातर आप पाएंगे कि ये चीजें नहीं रही। हालांकि भारतीय समाज में या कई कबीलों में इस तरह की परंपरा मिलती है कि जो समाज है, जो परिवार है, उसकी मुखिया जो महिला होती है, ठीक है। भारत में भी ऐसे वंश मिले हैं जो माता को प्रमुखता देते हैं, लेकिन प्रमुखता उन्हीं, जैसे कि सतकर्णीय वंश था, ठीक है, गौतमी पुत्र सतकर्णी, अपनी माता के वंश से वो लोग जुड़ते थे ना, तो वंश वहां कम से कम माता के नाम से चलता रहा है। खैर, मातृसत्तात्मक समाज काफी बड़ा है, मतलब इसी के साथ हम लोग
तो इसको कल डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा जो है अपना पितृसत्तात्मक समाज एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे, और रिवीजन करने के बाद मातृसत्तात्मक समाज को हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक। उसी के बाद जो हमारा आगने वाला जो काफी बड़ा है और काफी इंपॉर्टेंट भी है, ज्यादातर सवाल आपको वहीं से मिलेंगे, इससे भी रक्त संबंध से भी खूब सवाल मिलते हैं, वो है सामाजिक समझौते का सिद्धांत। और देन उसके बाद हम लोग मूव करेंगे मार्क्सवादी सिद्धांत, और ये हमारा चैप्टर अगले लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा, लगभग कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तो थैंक यू वेरी मच।